Good morning, everyone. Dear student, in the previous class, we had already read about causes of French Revolution, that is social cause, political cause, economic cause, intellectual cause and immediate cause. ये सारे काउस पढ़ने के बाद ऑब्वियस सा बात है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काउस सामने आया होगा, क्या कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तो ये सारे कारण सामने आए थे। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक होगा। आउटब्रेक मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ क्या, देन उसका रिजल्ट। ऑब्वियस, जब भी कोई रिवॉल्यूशन होता है या कोई इंसिडेंट होता है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी रिजल्ट हुआ एंड उसका रिजल्ट क्या सामने आया, तो एक एक करके आज के पॉइंट में हम लोग ये सारे कुछ देखते चलेंगे। आपके सामने इमेज रखा हुआ है, देखते चले जाओगे एंड अच्छी तरह से सुनेंगे और समझोगे। जहाँ भी कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, यू विल सेंड योर क्वेरी without any hesitation. Okay, so let's start our topic. Result of French Revolution. Number one is the State General converted into National Assembly. जो स्टेट जनरल था वो नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो गया। अब बात समझते हैं कि स्टेट जनरल क्या है और नेशनल असेंबली क्या है। ऑब्वियस, असेंबली मीन्स पार्लियामेंट या फिर असेंबली जहाँ पे लोग असेंबल होंगे। असेंबली तो पहले भी स्टेट जनरल था जहाँ पे लोग असेंबल होते थे। कौन? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के लोग। फर्स्ट स्टेट में 300, सेकंड स्टेट में 300 एंड थर्ड स्टेट में 600। ये कैसे? तो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोग ये एक दूसरे के आमने सामने बैठते थे और इसके पीछे वो लोग खड़े रहते थे, थर्ड स्टेट के लोग। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेट को इन्फीरियर फीलिंग कराया जाता था, दैट यू आर इन्फीरियर, वी आर सुपीरियर। कौन? फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोग। ये लोग बैठते थे और वो लोग पीछे खड़े रहते थे। तो वो था स्टेट जनरल, इसलिए उसका नाम स्टेट जनरल रखा गया था। अब वो कन्वर्ट हो गया नेशनल असेंबली में। तो नेशनल असेंबली इट मीन्स इट इज़ असेंबली फॉर इट्स कंट्री, अपने कंट्री के लिए असेंबली। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कम ऑन टू द नेक्स्ट। On 14 July 1789, celebrated as the National Day of France, clergy and nobility joined the third state. It's resulted the third state formed a single chamber and then the formation of National Assembly was completed. National Assembly का फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है जब फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट या फिर नोबिलिटी एंड क्लर्जी वाले लोग थर्ड स्टेट को ज्वाइन कर लिए। नेक्स्ट इज नंबर 2, फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जिस चीज़ के लिए जॉन लॉक, वोल्टेयर, रसो, मॉन्टेस्क ये लोग मेहनत कर रहे थे, ये लोग को इंसिस्ट कर रहे थे, लोग को इंकरेज कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे एंड सो मेनी थिंग इन लोगों ने किया किस चीज़ को हटाने के लिए, एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाने के लिए। एंड फाइनली फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। Now let's read the point. Where the National Assembly in its memorable session on 4th of August 1789, after 14 July 4th of August 1789, डेट भी याद रखेंगे साथ में, passed a judgment abolishing the feudal system and constitution of ancient regime. It came to be known as Constituent Assembly, या तो Constituent Assembly कह सकते हैं। हमारे कंट्री में भी Constituent Assembly हुआ था जिसके फाउंडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसके 15 मेंबर थे जिन्होंने उसको प्रोपोगेट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को एडवर्टाइज़ किया था, उसका फाउंडेशन किया था, जिनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स कहते हैं इन आवर कंट्री। उसी तरह से फ्रांस में एक फाइनली जजमेंट लिया गया कि फ्यूडल सिस्टम आज से एबॉलिश किया जाता है, मोनार्कियल सिस्टम एबॉलिश, एब्सोल्यूट मोनार्की एबॉलिश किया जाता है एंड अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होगा। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम को कहते हैं लैंडलॉर्ड सिस्टम कहते हैं या फिर लैंड ऑक्युपाइंग सिस्टम कहते हैं। कैसे? तो फार्मर्स को या फिर पीजेंट को लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो लोन वो रीपे नहीं कर पाते हैं, इंडेप्टेड होते चले जाते हैं, कर्ज में डूबते चले जाते हैं, उनके ज़मीन को बड़े बड़े ज़मींदार, साहूकार या फिर जिनको हम लैंड ओनर्स कहते हैं,
उनके द्वारा उसको कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये ज़मीन का जो कैप्चरिंग प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम। थर्ड पॉइंट इज the National Assembly was to be elected indirectly. It means that citizens elect a group of electors and they in turn choose the assembly. However, all citizens were not entitled to the right to vote. Only active citizens, who formed around 4 million of a population of 28 million, were entitled to vote. It means out of 28 million, 4 million population को ही वोट के लिए इंटाइटल्ड किया गया था। क्यों? बिकॉज दे आर बिलोंग टू द रिच कम्युनिटी। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट ओनली मेन above 25 ईयर ऑफ द एज पेइंग टैक्सेस वेयर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। कहा जाता है कि जो 25 ईयर से एवव तक के जो लोग थे वो लोग टैक्स पे कर सकते थे। टैक्स पे करने का मतलब है कि वो अर्न कर रहे हैं, इनकम हो रहा है उनको, या फिर वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो अगर वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं देन दे आर ऑल्सो एबल टू हेल्प इन द कंट्री एज इन इकोनॉमिक मैनर। तो जब वो इकोनॉमिक मैनर में कंट्री को हेल्प कर सकते हैं तो उनको फैसिलिटी दिया गया। किस चीज़ के लिए? राइट टू वोट के लिए। नेक्स्ट इज नंबर 4, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। The Declaration of the Right of Man and Citizen in August 1789. Number A, men are born free and equal in right. Number B, for sovereignty resides in the people. Number C, no man can be asserted or accused except in cases determined by the law. Thus the Constituent Assembly abolished feudal system, serfdom and privilege system of the elite class. It ended the class based society. तो इस पॉइंट का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों पॉइंट को इजीली समझते हैं। मेन आर बॉर्न फ्री, जो स्टेटमेंट रसो दिया था कि मेन जो है वो बॉर्न फ्री हैं और जल्दी उनको अपने पैर में जो जंजीर बंधी हुई है, किस तरह के जो लोग सर्फडम से गुजर रहे थे या स्लेवरी सिस्टम से गुजर रहे थे, इस चीज़ को हटाकर उन लोगों को फ्री होने का अधिकार था। इट मीन्स मेन हैव राइट टू फ्री और टू गो एनीवेयर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस और विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो पहला तो मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। नंबर 2, सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द पीपल। सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द पीपल हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़े हैं। सॉवरेनिटी मतलब होता है नो एनी एक्सटर्नल अफेयर्स और फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ पे रिसाइड्स इन द पीपल मीन्स कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं करेगा या कोई भी किसी के ऊपर रूल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन इज नो मैन कैन बी असर्टेड और अक्यूज्ड एक्सेप्ट इन द केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। जब तक कोई लॉ के दायरे में या लॉ के एरिया में ना आता हो तब तक उसको एक्यूज्ड या असर्टेड नहीं कर सकते। इट मीन्स जैसे पहले था कि विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ऑफेंस, विदाउट एनी केसेस किसी को भी हम इम्प्रिजेंट कर सकते थे एट द टाइम ऑफ लुइस 16। अब ऐसा नहीं था, ये चीज़ एबॉलिश कर दिया गया। तो देन लास्ट में क्या लिख रहा है? एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, लैंडलॉर्ड सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, सर्फडम सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम एंड द प्रिविलेज ऑफ द एलाइट क्लास। इट मीन्स द पीपल हु गॉट द राइट बाई बर्थ, जिनको बाई बर्थ राइट दिया गया था, इस सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया गया। एंड फाइनली फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1791. इट रिप्लेस द एब्सोल्यूट मोनार्की बाई लिमिटेड मोनार्की। लिमिटेड मोनार्की के साथ एब्सोल्यूट मोनार्की को एंड अप कर दिया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड मोनार्की? एब्सोल्यूट मीन्स पावर का एंडलेस पावर। एंडलेस पावर मतलब कहीं भी उसका पावर एंड नहीं होगा, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है, कोई भी उसके पावर को इंटरफेयर नहीं करेगा। बट लिमिटेड पावर मीन्स, लिमिटेड मोनार्की मीन्स मोनार्क के पास, राजा के पास पावर जो होगा वो लिमिटेड होगा, वो बहुत ज़्यादा अपने पावर को एक्सेसिव मैनर में यूज़ नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कैसे
वुमेन का कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। एंड एक और रूलर आया था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, उसके भी गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे कि वो क्या था और कैसे वो रूल किया। एंड फाइनली लास्टली हम लोग सबसे लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कि एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रेंच सोसाइटी में या फ्रांस में क्या रोल था। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।